यूट्यूब चैनल डीसी अमोर में। चलिए, मैं आज जो लाया हूँ हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आज का, वो मैं देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों ने क्या क्या जानकारी हासिल की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो है कार्बन 14 विधि की खोज हुई थी। कार्बन 14 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या था और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, ये सारा चीज जो है हम लोगों ने जानकारी जो है पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो आगे जो है आज हम लोग देखेंगे। आज जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कि किसी भी सभ्यता में कहता है, चाहे हम लोग किसी भी समाज में रह रहे हैं, तो समाज में अगर रह रहते हैं तो वहां पे चार प्रकार की जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। एक होता है राजनीतिक जीवन, एक होता है सामाजिक जीवन, एक होता है धार्मिक जीवन और एक होता है क्या जाके हमारा आर्थिक जीवन। क्योंकि ये सब चीज के बिना समाज अधूरा है, तो ये सब होना बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, संलिप्त रहते हैं, अपना व्यापार वाणिज्य हर चीज क्या करते रहते हैं। तो यही चार के अंतर्गत तो बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसमें कि किस प्रकार से कैसे कैसे जो है समाज में काम होता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता थी और भारत में ये पाई गई थी। तो भारत में चूंकि पाई गई थी तो हम लोग देखते हैं कि क्या हड़प्पा के काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में शासन व्यवस्था संघीय शासन सरकार है, यहाँ संघ सरकार है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शासन व्यवस्था चलाती है। लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार का शासन व्यवस्था था? क्या उस समय राजा थे, क्या उस समय पुरोहित थे, या फिर कैसी शासन व्यवस्था थी, कैसे जनताओं को कंट्रोल किया जाता था, कैसे इतनी उन्नत सभ्यता आई, कैसे ये नगरीय सभ्यता बन गई, इन सबों की जो जानकारी है हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करें। लेकिन धीरे धीरे आप जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। अगर आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तभी आपको मैटर को समझ में आ सकती है। अगर आप समझ में आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छे से ध्यान से इसको सुनने का आप लोग प्रयास करें, ताकि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है 2022 में वो काफी क्लियर हो, कोई टेंशन नहीं हो, ना रटना पड़े। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से आप उसको सुने कि किस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हमने लिखा है राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था का ठोस उदाहरण नहीं मिला हुआ है। ठोस उदाहरण मीन्स कि पुरातत्वविद जो होते थे जब उसकी खुदाई की है उस इलाके की, खास करके दयाराम साहनी हो गया, और उसके बाद हम लोग राखलदास बनर्जी ले सकते हैं, उसके बाद कनिंघम महोदय ने भी प्रयास किया था, बर्टन बद्नोर ने भी प्रयास किया था। जितने भी यहाँ पे पुरातत्वविद आए उन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का जो शासन व्यवस्था का ठोस उदाहरण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जितने भी साक्ष्य मिले हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये साक्ष्य के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे कोई भी शासन व्यवस्था के बारे में नहीं मिली है। तो वहां मिली क्या है तो वो देखते हैं। कहता है कि साक्ष्य नहीं मिला है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं वहां के जीवन में। तो हम लोग क्या, अनुमान के माध्यम से, मतलब हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। कैसा कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। तो मैं चलिए दिखाता हूं किस प्रकार की रहेगी। तो अनुमान लगाया था, कहता है कि वहां पे हमको ना ही कोई ऐसी इमारत मिली, ना ही कोई ऐसी इमारत मिली जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे कोई राजा होगा। यानी कि राजा कहाँ निवास करते थे? अगर महल में, अगर राजा होते तो इनका क्या होगा, भव्य महल होगा, भव्य महल होगा, शानदार महल होगा। लेकिन पुरातत्वविदों को ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब हो गया राजनीतिक जीवन जो था यहाँ पे शासन व्यवस्था राजाओं के द्वारा नहीं चलाई जाती थी। और यहाँ पे क्या, ना ही, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ना ही उसको भव्य मंदिर मिला। जब ये भव्य मंदिर, ना ही उसको भव्य मंदिर मिला, तो इससे क्या पता चला कि हो सकता है कि वहां पे पुरोहितों का भी वहां पे दबदबा नहीं होगा। तो पुरोहित भी वहां पे नहीं थे, ना ही राजा वहां पे थे। तो आखिर वहां पे थे कौन, किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती? ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान। यहाँ सिर्फ अनुमान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी साक्ष्य, ठोस साक्ष्य नहीं मिला था पुरातत्वविदों को। तो इन्हीं के द्वारा वो लोग सिर्फ साक्ष्य के माध्यम से, अनुमान के द्वारा जो है क्या काम करते जा रहे, बोलते जा। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि ये लोग दुर्गों के माध्यम से, दुर्ग के माध्यम से जो है
क्या करते थे ये लोग, शासन व्यवस्था चलाते थे। अब मैं ये दुर्ग के बारे में अच्छी ढंग से बताने जा रहा हूँ। तो दुर्ग जो होता था, मैं देखिए इस प्रकार से पूरब पश्चिम में जब विस्तार पर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा भी था और मैंने बताया भी था। इधर था पूरब, इधर था पश्चिम। तो देखिए इस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो कहता है कि ये दुर्ग क्या है, दुर्ग होता था एक बड़ा सा किला होता था जिसको पक्की ईट से जो है, पकी हुई ईट से लंबी लंबी दीवारें बना दिया जाता था ताकि जो है सभ्यताओं को सुरक्षित रखा जा सके। तो खास करके हम लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे कैसी कैसी घटना हुई। कहता है पूरब साइड जो था ये एक बहुत बड़ा इलाका था, पूरब का और जो था बहुत बड़ा इलाका था। देखिए इतना बड़ा इलाका होता था, किस साइड में, बड़ा, पूरब में बड़ा सा इलाका था, लेकिन ये क्या था, निचले नगर के निचले भाग में था। ये बड़ा तो था लेकिन कहां था, ये निचले भाग में था, निचले भाग में स्थित था। जब ये निचले वाले भाग में स्थित था तो इसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा, पुरातत्वविदों ने इसको बोला निचला नगर। पुरातत्वविद जो थे उन्होंने इसको निचला नगर का दर्जा दिया कि ये निचला नगर है। याद रखिएगा पूरब साइड के नीचे वाले भाग में, पूरब साइड के नीचे भाग में जोड़ दे रहा हूं ताकि याद रहे। पूरब में क्या था, पूर्वी भाग में एक बड़ा सा इलाका था, ये बड़ा इलाका मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बड़ा सा इलाका था, लेकिन किस भाग में स्थित था, निचले भाग में स्थित था, इसलिए इसको पुरातत्वविदों ने निचला नगर कहा। और ये जो पश्चिम वाला भाग में दिखा रहा हूं, ये पश्चिम वाला भाग ऊपर में था, ये निचला भाग में, ये लेकिन ये छोटा था, इससे देखिए इसकी तुलना में ये छोटा था। ये क्या था, हमारा छोटा था लेकिन ऊपरी भाग में स्थित था। ये कहां था, यहां मैं लिख रहा हूं ऊपरी भाग में स्थित था। देखिए ये जो ऊपरी भाग में स्थित था, अब क्या हो जाता है, इसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया, इसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग, इसको नगर दुर्ग का दर्जा दिया, मतलब इसको नगर दुर्ग कहा गया। दुर्ग जो थे वो दो भाग में, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग दो भाग में बटे हुए थे, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग बड़ा था और पश्चिमी भाग छोटा था। तो ये ऊपरी भाग में स्थित था, ये निचली भाग में स्थित था। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपरी भाग में जितने हुए थे यानी कि नगर दुर्ग में, यहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे यानी कि केंद्रीय अधिकारी हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रीय अधिकारी यहीं पे निवास करते थे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी जो धनवान व्यक्ति थे इसी दुर्ग में वो निवास करते थे। अब इन दुर्गों का क्या काम होता था, ये जो अधिकारी होते थे इनका अधिक से अधिक मोटो रहता था, एम रहता था कि हम क्या करें, जितनी भी हमारी सभ्यता है, सभ्यता के अंतर्गत एक रूपता लाने का ये प्रयास कर रहे थे, एक रूपता लाने का ये प्रयास करते थे कि हमारी सभ्यता बिखरे नहीं, हमारा समाज बिखरे नहीं। तो एक रूपता के लिए ये आप क्या करेंगे काम, तो एक रूपता लाने के लिए देखिए ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग सार्वजनिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक रूपता लाने के लिए सार्वजनिक कामों पे, सार्वजनिक कामों पे ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किस प्रकार से दे रहे हैं, तो ये सार्वजनिक भवन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्यों, अब देखिए सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नानागार या फिर सराय, तो ये कुछ आदि, मतलब ये ऐसा चीज का निर्माण करते थे जिससे सार्वजनिक लोग, मतलब सभी लोग इसका उपयोग कर सके। और जब सभी लोग उपयोग करेंगे तो एक रूपता बनी रहती है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, एक वर्तमान में अगर आप जिस भी समाज में रह रहे हो तो क्या होता है उस समाज में, अगर वहां के जो भी प्रतिनिधि होते हैं अगर वो क्या करेंगे, सार्वजनिक रूप से भवन बना दे कि ऐसा भवन हो, यहाँ पे किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, शादी विवाह, तो आप यहाँ आइए, आपको टेंट भाड़ा नहीं लगेगा, गाड़ी का भाड़ा नहीं, आराम से रह सकते हैं। तो ये हो गया क्या, सार्वजनिक। इससे क्या होती है, एक रूपता बनी रहती है। अब स्कूल कॉलेज जितने भी है सरकार अपने स्तर से सार्वजनिक करती है ताकि क्या हो जाए, मिलजुल के रहे। तो मिलजुल रहने के लिए ये सब का जो है निर्माण करते थे कौन, ये जो ऊंचे वाले दुर्ग में रहते थे, नगर दुर्ग में जो रहते थे ये लोग काम करते थे। तो ऐसे अनुमान लगाया गया कि हो सकता है वहां पे नगर दुर्ग के जितने भी व्यक्ति थे उनके द्वारा शासन चलाया जाता होगा। तो ये चीज जो है राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमारा आता है कि कैसे कैसे ये चीज काम करती है या नहीं करती है। अब जो है, अभी देखिए, अब जो ये सार्वजनिक काम तो किया जा रहा है,
तो सार्वजनिक करने के बाद अभी भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर वहां शासन मुख्य रूप से कौन चलाता होगा। तो अब बात आती है, कुछ पुरातत्व ऐसे थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि कुछ पुरातत्वविद जो थे, पुरातत्वविद यानी कि विद्वान हम लोग कह सकते हैं, तो इनमें से कुछ ने कहा कि यहाँ पे जो है व्यापारी वर्ग का ज्यादा दबदबा होगा, व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन चलाया जाता होगा। अब जो ये बात गई पुरातत्वविदों का कहना था, ये कोई ठोस नहीं, ये था सिर्फ अनुमान लगाया गया, इनके द्वारा शासन चलाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ व्यापार ही देखने के लिए मिला है, युद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये लोग युद्ध में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, युद्ध करने में ये लोग भाग नहीं लेते थे, युद्ध करने की इसकी इच्छा नहीं होती थी, यानी कि किसी भी प्रकार के युद्ध में ये नहीं जाते थे। अब युद्ध में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, तो व्यापार वाणिज्य पे ज्यादा से ज्यादा जोर देने का काम करते थे। तो कहा जा सकता है कि हम लोग की राजनीतिक जीवन यहाँ का काफी सुदृढ़ अवस्था में था, काफी ही बेहतर था, और यहाँ का शासन व्यवस्था सभी क्या करते थे, मिलजुल कर चलाने का काम किया करते थे। और युद्ध विजय के करने के कारण तो ये लोग क्या थे, उस पर तो इंटरेस्ट ही ले लेते थे। इसलिए कहा जाता है, एक उदाहरण ये भी है, अगर युद्ध के लिए ये लोग शौकीन रहते तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा जरूर मिलता, क्योंकि लोहा से अस्त्र शस्त्र बनाया जाता था। यहाँ तो अस्त्र शस्त्र का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो पुरातत्वविदों का कहना है कि जब लोहा नहीं मिला हुआ है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये लोग युद्ध भी नहीं करते होंगे। ये था हमारा राजनीतिक जीवन, जो कि काफी भी इंटरेस्टेड है, काफी ही रोमांचक है ये, क्योंकि यहाँ जो है लोग सभी मिलजुल कर रहने का प्रयास करते थे, समानता से ये लोग रहने का प्रयास करते थे। तो चलिए, ये था हमारा राजनीतिक जीवन। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं तो ऑटोमेटिक है वहां पे परिवार संबंधित हो, परिवार, क्योंकि समाज जो है क्या होता है, क्या परिवार से मिलके बनता है। परिवार, अगर पूछा जाए कि समाज का क्या परिभाषा होगा, समाज हम लोग किसका कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि परिवारों के समूह को ही क्या बोला जाता है, समाज बोला जाता है। यानी कि जिस समाज में बहुत सारे परिवार रहते हैं, यही परिवार का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, एक समाज कहलाता है। तो चलिए, समाज की जो यहाँ की प्रमुख जो थी सामाजिक इकाई जो था वो परिवार ही था। याद रखिएगा, सामाजिक जीवन का जो इकाई का आधार था वो एक और एकमात्र परिवार था। कहता है कि सामाजिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, सुखी था, सुखी था और काफी सुविधापूर्ण था। यहाँ पे काफी सुविधापूर्ण जो है यहाँ के जो परिवार थे वो रहते थे, उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। अब ये जो सुख सुविधाएं उपलब्ध थी तो क्यों उपलब्ध थी, कहता है क्या यहाँ का जो सामाजिक जीवन में पुरातत्वविदों को क्या प्राप्त हुआ, पुरातत्वविदों को यहाँ पे जो प्राप्त होता है, तो यहाँ पे अधिक से अधिक पुरातत्वविदों को नाड़ी की मूर्ति मिली हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पुरातत्वविद जो थे, पुरातत्वविदों को क्या प्राप्त हुआ है, नाड़ी की मूर्ति, यानी कि नाड़ी मतलब स्त्री, स्त्री की जो मूर्तियां हैं ये अधिक मात्रा में उसको प्राप्त हुई है, अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। इसलिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अगर पूछा जाए सामाजिक जीवन किस पे आधारित था, तो हम लोग लिख सकते हैं मातृसत्तात्मक था। तो ये जो अधिक मिला हुआ है इसके अनुसार से यहाँ पे जो है ये हो जाता है मातृसत्तात्मक, मतलब किस पे, मातृसत्तात्मक परिवार था। देखिए, अभी वर्तमान में पितृसत्तात्मक, मतलब पिता के ही द्वारा हर चीज व्यवहार में हर जगह नाम वगैरह हम लोग देखते हैं कि आता है, तो वो पितृसत्तात्मक हो गया। लेकिन यहाँ पे मातृसत्तात्मक था, तो माता की भूमिका क्या हो जाती थी, अधिक हो जाती थी। तब बात आती है कि ये शब्द आया कहाँ से, तो ये चीज जो है मातृसत्तात्मक जो है ये विशेषता थी द्रविड़, ये जो विशेषता बताई गई है ये द्रविड़ समाज और प्राक आर्य, ये प्राक आर्य सभ्यता की क्या थी, विशेषता थी, ये सभ्यता की विशेषता थी, इसी दोनों की विशेषता थी। तो इसलिए जो है इसी विशेषता के आधार पर कहा गया है कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कैसा था वो मातृसत्तात्मक था। इसको कहां से लिया गया है, इन दो सभ्यताओं से लिया गया होगा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ठोस उदाहरण नहीं है, इसलिए हम लोग अनुमान के तहत ही पुरातत्वविदों ने इसको क्या बताया गया है, इस प्रकार से हुआ होगा।
अब कहता है कि सामाजिक जीवन जो होता था किसी भी समाज में, वहाँ के लोग क्या क्या खाते थे, पीते थे, कैसे रहते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था, उसको देखते हैं। तो मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, तो सामाजिक जीवन में जो जो वहाँ घटना घटती थी सारे के सारे हम लोग इस पे देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला चीज होता है भोजन से, क्योंकि भोजन जो है हर एक सभ्यता के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। तो अति आवश्यक होता है, तो भोजन इसमें से क्या क्या होगा, ये लोग कहा करते थे कि शाकाहारी और मांसाहारी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो थे, हड़प्पा वासी जो थे, कुछ शाकाहारी भी थे, मांसाहारी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे में हम लोग क्या होता है, कुछ मांस भी खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा कहता है कि यहाँ के लोग वस्त्र जो होता था वो लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिले हुए वस्त्र ये लोग उपयोग में ज्यादा से ज्यादा करते थे, यानी कि कपड़े को ये लोग बनाते थे, मशीनों से नहीं, मतलब सी के बनाया जाता। उस समय मशीनीकरण नहीं हुआ था, मशीन नहीं थी, इसलिए वस्तुओं को ये लोग वस्त्र को जो है क्या करते थे, सिल के पहना करते थे। और तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के पास काफी अत्यधिक मात्रा में ये लोग शौकीन, देखिए अत्यधिक मात्रा जो बताया गया है कि यहाँ पे शौक से, शौक इन लोग को क्या था, तो इन लोगों को आभूषण के ये लोग शौकीन थे, आभूषण के शौकीन माना गया है यहाँ के लोगों को। अब ये आभूषण के शौकीन में क्या क्या इनको क्या क्या ज्यादा से ज्यादा शौक था, तो आभूषण में हम लोग कंठहार लिख सकते हैं, कंठहार जो कि गले में पहना जाता है, बाजूबंद जो कि हमारे के जो बाण होता है यहाँ पे पहना जाता था। और कर्णफूल देखिए, अधिकतर स्त्रियों का क्या होता है कि कान में वो फूल ऐसे कर लेगी और उसके बाद इस्तेमाल करती थी, यानी कि कर्णफूल का ये लोग ज्यादा से। और अंगूठी स्त्री पुरुष दोनों पहना करते थे, समाज में दोनों रहते हैं तो दोनों इसमें क्या करते थे, दोनों ही पहना करते थे। तो यहाँ पे ये लोग आभूषण के क्या देखा गया, काफी शौकीन थे। तो आभूषण के शौक रहने के कारण इन लोगों को सुंदरता प्रदर्शित करने का ज्यादा से ज्यादा मन हुआ होगा, इसलिए ऐसा करते थे। अब देखिए नेक्स्ट है, आभूषण के जब शौकीन थे तो इन लोग जो है यहाँ की जगह श्रृंगार प्रसाधन भी यहाँ पे मौजूद था। क्यों मौजूद था, क्यों, अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब मिला हुआ है। श्रृंगार प्रसाधन में काजल, उसके बाद लिपस्टिक, कंघी आदि। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को ये सारा चीज क्या है, उसको प्राप्त हुई है। अब सारा चीज प्राप्त हुआ, ये जितना भी है ये पुरातत्वों को खुदाई के दरमियान मिला हुआ है, खुदाई के द्वारा जो मिला गया है इसी का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। और कुछ अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो कि वस्तु हमारे हाथ में होती है और उस हाथ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि आखिर ये क्या क्या नाम दिया होगा, क्या क्या कहानी बताती है। जैसे अगर आपको कहीं भी आप जाइएगा और अचानक जो है आपको पुरातत्व मतलब पुराने युग की कुछ मिल जाती है, हम लोग उसके आधार पे बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पुरातत्वविद वही कर रहे हैं, उसी के अनुसार से लिखने का भी ये लोग काम किया करता। तो ये लोग कौन से पुरातत्वविद लोग, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी उत्खनन करता थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। अब देखिए आभूषण जो होता था, ये आभूषण इसको क्या क्या चीज का होता था, बहुमूल्य पत्थर का होता था। अभी भी पत्थर लोग प्रयोग करते हैं, तो बहुमूल्य पत्थर का ये लोग इस्तेमाल करते थे, काफी कीमती पत्थर होती है तो वो पत्थरों का उपयोग करते थे। उसके बाद हाथी के दांतों का भी ये लोग क्या करते थे, आभूषण बनाने में प्रयोग में लाया करते थे। और हाथी का दांत हो गया, शंख हो गया, शंख का भी जो इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ये लोग करते थे आभूषण में। तो ये चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। और साथ में कहता है कि हड्डी के भी आभूषण ये लोग पहना करते थे। तो ये सब जो है समाज में व्याप्त था, मौजूद था। और यहाँ के जो सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे, समाज जो थे, इस प्रकार का उपयोग में ये लोग लाते थे। क्या क्या, तो ये 5 पॉइंट है। और छठे में हम लोग देखते हैं, कहता है कि आप बर्तन के बारे में देखते हैं। तो छठे नंबर में ये लोग बर्तन जो बनाते थे वो बर्तन बनाते थे मिट्टी के और धातु के। तो
तो देखिए ये धातु और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज्यादा करते थे, और खाने पीने के प्रयोग में अगर किया जाता था तो यही दोनों को बना के उसका उपयोग में लाया जाता था। मिट्टी तो अधिक से अधिक होता था क्योंकि इसका व्यापार वाणिज्य भी करने में मदद मिलती थी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मिट्टी और धातु का बर्तन का भी प्रयोग ये लोग करते थे। इसके बाद 5, 6, 7वां नंबर हम लोग देखते हैं मनोरंजन का साधन। देखिए ये लोग मनोरंजन भी करते थे क्योंकि समाज में हम लोग क्या देखते हैं, मनोरंजन होता है, यहाँ भी मनोरंजन होता था। तो अभी जो हम लोग मनोरंजन का साधन है प्रमुख रूप से क्या बताया गया है, अभी हम लोग मोबाइल पे पिट 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 ज्यादा करते रहते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, हर चीज गेम वगैरह सब चलते रहता है। तो ये हमारा गेम अभी के वर्तमान में के जो युवा वर्ग हैं जितने भी हैं सभी क्या करते हैं, अधिकतर 80 से 90% क्या करते हैं, मोबाइल में अपना शौक आजमाते हैं, उसी पे अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इस समय तो मनोरंजन का साधन मोबाइल था नहीं, यूट्यूब वगैरह था नहीं, फेसबुक वगैरह था नहीं, तो था क्या, तो उस समय था सिर्फ पासा का खेल होता था, पासा खेला करते थे, या फिर अपने से गाना गाया करते थे, गाना गाते थे, गाना बजाना हम लोग, मैं लिख देता हूं इसमें, गाना बजाना का काम करते थे। तो ये सब अब देखिए पासा के रूप में अभी लूडो आ जाता है, लूडो हम लोग खेलते हैं, लेकिन इस समय क्या था, हाथ से ही ऐसे ऐसे कर लिया जाता था, उसको खेला जाता था। तो गाना बजाना होता था, मनोरंजन का ये लोग साधन। और देखिए बैठने की बात करते हैं, तो बैठने के लिए देखिए ये लोग क्या क्या प्रयोग करते थे, मैं 8 नंबर पे लिख रहा हूँ बैठने के लिए। तो बैठने के लिए आज हम लोग सोफा का प्रयोग करते हैं ना, बैठना, आज हम लोग सोफा में बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बहुत सारी चीजों बैठते हैं, लेकिन ये लोग बैठने का काम जो होता था ये लोग चटाई पे करते थे। ये लोग जो बैठा करते थे ये लोग चटाई पे बैठा करते थे और चारपाई पे सोया करते थे। तो इस प्रकार का इनका सामाजिक जीवन था। देखिए मैं जो बता रहा हूं ये जितने सारे पॉइंट हैं ये सामाजिक जीवन से, मतलब समाज में स्त्री पुरुष मिल के जो परिवार का निर्माण करता है और वो परिवार एक समाज का रूप धारण कर लेता है। ये समाज अब क्या क्या प्रयोग करता है, कैसे कैसे ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ये सारा चीज